विजय अग्रवाल भार्गव अग्रवाल का बड़ा बेटा था और छोटा बेटा शशिकांत था। भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे, और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना, जो उनकी नजरों में एक निकम्मे नालायक कमजोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। निकम्मे आदमी काम से छुटने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है। तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है? वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी, क्या काम है? नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपनी जुबान से मुझे पापा जी मत कहा कर, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तू हमारी लाइफ में आया था। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल ही ऑडी कार गिफ्ट की है। अरे अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ही देखो वो अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। और एक तू है जो किसी भिखारी से कम नहीं लगता। वो लड़का चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। कल शशिकांत की बेटी तानिया की रिंग सेरेमनी है। इस बार कोई ढंग के कपड़े पहन कर आना, पर तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं कपड़े लेने के लिए। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तेरी वजह से हमारी इंसल्ट ना हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ में तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। अभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, अब क्या नजरों से ही जमीन फाड़ने का इरादा है? तुझे अभी तो बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ। अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए। उस लड़के ने जल्दी से अपने हाथ पैरों को साफ पानी से धोया और अंदर की तरफ चल दिया। लेकिन बाहर कोई था जो अग्रवाल मेंशन पर नजर रखे हुए था। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया और फिर उसने सिगार जमीन पर फेंक कर अपने पैरों से बुझा दी और उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल गया। वहीं अग्रवाल मेंशन में वो लड़का पिछले 3 साल से उस घर के सभी सदस्यों के ताने सुनते हुए आ रहा था, पर आज तक उसने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। एक दादाजी ही थे जिन्होंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो रात को अधिकतर दादाजी के कमरे में ही सोता था। हाँ, वो सिर्फ देखने में ही गरीब लगता था, पर उसके शरीर की मसल्स टाइट थी और उसके 6 पैक एब्स भी थे और वो 6 फीट हाइट का एक हैंडसम हंक था। उसका फेस देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना गरीब भी हो सकता है। उसके अंदर आते ही विजय अग्रवाल ने उसे अपना एक कीमती सूट और व्हाइट शर्ट दी। इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों की बिलियनेयर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना। मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ नैना दीदी भी जा रही हैं। उनके कपड़े तो तुम्हें डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। उसे भी अथर्व पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसे टॉन्ट अथर्व को मारा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचर जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था जो अभी फर्स्ट ईयर में ही आया था। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो अपने अथर्व जीजू के बॉडी का फैन था, इसलिए वो रोज सुबह उठ के उनके साथ एक्सरसाइज किया करता था। अथर्व के साथ रहने की वजह से वो किसी गलत संगत में नहीं पड़ा और उसकी भी बॉडी बनने लगी। अथर्व को भी युग को देखकर अच्छा लगता था। कोई तो था जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था, पर सबसे डेंजर थी दादी सरोज देवी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी, तुमने मेरी फूल सी पोती की लाइफ बर्बाद कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस किया और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके कमरे में रखकर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो अंदर साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवेल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर शॉक्ड रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना, तू भी पागल है। एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। ये रूम अकेला तेरा थोड़ी है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया।
और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक कर कहा, सॉरी, मुझसे शनाया ने ही कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था, बस वही रखने के लिए आया था। बोलते हुए भी उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। अब क्या पूरी फिल्म देखने का इरादा है? ये सुनकर वो दूसरी तरफ पलटा, जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। दीदी आपको क्या हुआ? आज तो आप काफी जोर जोर से हंस रही हो। अरे शनाया, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचकर हंसी आ गई। दीदी आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो इतना गरीब है कि उसे तो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। वो ये कैसे बता सकती थी कि अथर्व ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करती हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी का मुंह नहीं खुला, अब बोलने का क्या फायदा? तभी उन दोनों की माँ मनीषा वहाँ आई और उसने कहा, बेटा तुम तो इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो। उस टाइम तुम्हें दादाजी के गुस्से के बारे में पता था ना। अगर उस समय हम बेघर हो जाते तो तुम ही बताओ, इस समय हम सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे होते। तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आता कि उस लड़के और तुम सब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस समय शादी नहीं करती तो तुम भी आज उस लड़के की तरह ही गरीब होते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों की ही कंडीशन ऐसी है तो फिर आप सभी उस लड़के को इतना सुनाते क्यों रहते हो? बेटा आज तक तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर आज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? मॉम मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। यही कारण है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। आप हर बार इस मैटर के बारे में मुझसे बात करने के लिए आ जाते हो। आज के बाद कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो रेडी होकर वहाँ से नीचे हॉल की तरफ निकल जाती है और जाते हुए उसने शनाया से कहा, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर मत कहना कि दीदी ने मुझे कुछ दिलाया नहीं। और हाँ, एक बात और, अपने साथ उस सो कॉल्ड अपने जीजू को भी लेकर आ जाना। ये सुनकर शनाया ने जल्दी से नैना का हाथ पकड़कर रोका और कहा, दीदी वो हमारे साथ शॉपिंग पर क्यों जाएगा? तुमसे जितना कहा है उतना करो। फिर नैना नीचे आ गई। मैं उस फटीचर के साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। दीदी को अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं होगी, पर मेरी रेपुटेशन है। ऐसी बात नहीं है, वो तो नैना को कोई बैग्स पकड़ने के लिए चाहिए होगा, इसलिए ही उसे ले जाने के लिए बोला है। और तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उसके लिए 3 पीस सूट ले आना जिसमें वो ठीक ठाक लगे, नहीं तो हमारी रेपुटेशन कल पार्टी में मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं अथर्व ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसकी नजरें मैसेज में लिखे फिगर्स पर थी। वो मैसेज देखकर अथर्व की आंखें नम हो गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कितने सालों बाद वो आवाज सुनी थी। उस आवाज को सुनकर उसे बीते पल याद आ गए थे। किंग रो रहा है मास्टर विक्रम। अग्रवाल मेंशन से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी काली एसयूवी के अंदर एक आदमी स्नाइपर थामे बैठा था। उसके कानों में लगे ईयरफोन से एक आवाज गूंजी, यही सही समय है। किंग अभी कमजोर है, ट्रिगर दबा दो और चूकना मत। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। नकाबपोश आदमी की उंगली ट्रिगर पर कस गई। स्नाइपर के लेंस में किचन के अंदर खड़ा अथर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। चेकमेट किंग। कौन था ये नकाबपोश आदमी? क्या अथर्व को गोली लग जाएगी? कौन था वो आदमी जो अथर्व की जान के पीछे पड़ा हुआ था? और उस लेटर को छोड़ने की वजह क्या थी? अथर्व के पास क्या मैसेज आया था? आखिर अथर्व के मोबाइल पर किसकी कॉल आई थी? जानने के लिए सुनिए एम्पायर ऑफ हिडन किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया गुस्से में फोन हाथ में लिए किचन के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी और वो ठिठक गई। अथर्व बिल्कुल स्थिर खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ, आंखों में चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसे इस हालत में देखकर शनाया का गुस्सा हैरानी में बदल गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय बाहर खड़ा एक आदमी स्नाइपर के लेंस से अथर्व को निशाना बनाए हुए था। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन अचानक शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अथर्व पूरी तरह ओझल हो गया। वो आदमी झुंझला उठा और ईयरपीस में धीमे स्वर में बोला, मास्टर विक्रम, सामने एक लड़की आ गई है, इंतजार करना पड़ेगा। उसने स्नाइपर से नजर हटा ली। अथर्व ने मोबाइल अपने कान पर लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से किसी की रौबदार आवाज आई, हमें यह जानकर खुशी हुई कि तुमने फैमिली की सभी कंडीशन पूरी कर ली है। तुम्हारा सिंघानिया फैमिली में स्वागत है। पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी बहन भी बड़ी हो गई है और उसने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है। वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। और तुम्हारी माँ के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
उसकी हालत तो तुम समझ नहीं सकते हो। तो अब तुम घर कब आ रहे हो? अथर्व की आंखों में आंसू थे। पापा। उसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। बेटा, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने हमारी फैमिली की इस कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत से पास कर लिया है। जल्दी तुमसे मुलाकात होगी। राजवीर तुम्हें कॉल पर आगे के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देगा। आज से तुम पर से सारी लिमिटेशंस हटा दी जाती हैं। पर अथर्व के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकला था। ठीक है बेटा, मिलकर बात करते हैं। मुझे पता है इस समय तुम कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं हो। मैं भी इस समय से गुजर चुका हूँ। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसे आज भी एक बात याद थी। तुम सिंघानिया फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपने एम्पायर के लिए जियोगे। अथर्व अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शनाया उसे अपनी दीदी का मैसेज देने के लिए आई थी। शनाया ने उसे 2 बार आवाज भी लगाई लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अथर्व को कुछ सुनाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी उसने देखा कि अथर्व की आंखें नम थी और उसने फोन अपने कान पर लगाया हुआ था। ये देखकर वो शॉक रह गई थी क्योंकि आज तक 3 सालों में कभी भी उसने अथर्व को रोते हुए नहीं देखा था। वो तो यही सोच रही थी कि आज इसे क्या हुआ। आज से पहले तो ये कभी भी ऐसे नहीं रोए। शनाया अथर्व को पसंद नहीं करती थी लेकिन पता नहीं फिर भी उसे क्यों उसके लिए बुरा फील हो रहा था। शनाया ने उसके पास जाकर बड़े प्यार से कहा, तुम्हें क्या हुआ? एकदम से शनाया की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और उसके हाथ से हड़बड़ी में फोन छूट गया। उसने अटकते हुए शनाया से कहा, क्या तुम्हें कोई काम है? अगर मुझे कोई काम होगा तो ही मैं तुम्हें बोल सकती हूँ क्या? दीदी ने कहा है कि वो शॉपिंग पर जा रही है और उन्होंने तुम्हें भी आने के लिए कहा है। ये सुनकर तो अथर्व स्पीचलेस था क्योंकि आज तक तो वो कभी शनाया के साथ शॉपिंग पर गया ही नहीं था। उसके अंदर अलग ही फीलिंग्स चल रही थी। वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया था। उसने वार्डरोब से एक जीन्स की पैंट निकाली और एक टी-शर्ट पहनकर वो 5 मिनट में ही रेडी होकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मनीषा जी ने कहा, मेरी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी तक बाहर हमने किसी को ये नहीं बताया है कि तुम हमारे दामाद हो। उसने मनीषा की बात सुनी और जल्दी से बाहर निकल गया। दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर अथर्व रो क्यों रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था पर उसे इतना पता तो चल गया कि जरूर कोई बात है। पर वो ये बात अथर्व से कैसे पूछे। पर जैसे ही शनाया बाहर पहुंची उसे अथर्व आते हुए दिख गया। शनाया जल्दी से दौड़कर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। नैना की नजर अथर्व पर थी। वैसे तो वो उसे इग्नोर कर रही थी लेकिन बार बार उसका ध्यान अथर्व पर जा रहा था। अथर्व भी वहां पर जाकर पीछे बैठने लगा। मैं तुम लोगों की ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठोगे और मैं तुम्हें ले चलूंगी। इतना सुनते ही अथर्व जल्दी से पीछे का डोर बंद करके आगे की तरफ बैठ गया। उसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नैना के सामने उसे नजर उठाकर भी देख सके। जब वो सो जाती थी वो पूरी रात नैना को निहारता रहता था। वो एक दिन दादाजी के पास सोता था और एक दिन नैना के कमरे में, लेकिन वो हमेशा ही फर्श पर सोता था और उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की थी। हालांकि नैना ने उससे कभी नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोओगे। उसने शादी की पहली रात ही एक पतली सी चादर उठाई और साइड में फर्श पर ही सो गया। ये देखकर नैना को बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना इनोसेंट भी हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये कहीं उसका कोई ड्रामा तो नहीं, लेकिन दिन बीतते चले गए और उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। तब जाकर नैना को यकीन हुआ था कि उस लड़के का नेचर ही ऐसा है। आज जब अथर्व पूरे रास्ते साइड विंडो से बाहर की तरफ देखता हुआ जा रहा था तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई और उसे ऐसा लगा कि ये गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। उसके सेंस एक्टिव हो गए और वो बड़े ध्यान से उस गाड़ी को देखने लगा। उसके दिमाग में उस लेटर का भी ख्याल चल रहा था। ये कौन हो सकता है? पहले वो लेटर और अब गाड़ी से फॉलो करना। अथर्व के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था लेकिन उसने इसका जिक्र नैना से नहीं किया। नैना ने जब अथर्व को चुप देखा तो उसे अथर्व की पुरानी बातें याद आ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नैना सोच रही थी कि इस पागल का क्या होगा। सभी सिटी के सबसे बड़े मॉल में पहुंच चुके थे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एस ग्रुप शॉपिंग हब। नैना ने कार को पार्किंग में लगाया और फिर नैना शनाया के साथ सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अथर्व भी उनके पीछे पीछे चल दिया लेकिन तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें फॉलो कर रही थी। तीनों लिफ्ट से होते हुए मॉल में चले गए थे। अथर्व कपड़ों से देखने में ही मिडिल क्लास लग रहा था पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नैना दिखने में एक एलिगेंट लड़की लगती थी। वो जहां से भी निकलती थी एक बार लड़के उसे मुड़कर जरूर देखते थे और एक अथर्व था जो आज तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखता था लेकिन आज उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसने 1-2 बार ही नैना को तिरछी नजरों से देखा था। क्या हमारा रिलेशन भी कभी नॉर्मल हो सकता है?
अग्रवाल फैमिली में नैना और युग दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी भी अथर्व की इंसल्ट नहीं की थी। वो तीनों एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में चले गए थे। वहां पर नैना ने कुछ ड्रेसेस ट्राई की, पर हर बार वो अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी तिरछी नजरों से नोटिस कर रही थी। शनाया और सेल्स गर्ल सभी नैना को हर ड्रेस में ब्यूटीफुल बता रही थी, लेकिन अभी तक नैना ने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। तभी उसने अथर्व को अपने पास बुलाया। तुम मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करो। दीदी क्या आप मजाक कर रही हैं? घर की बात अलग है, इससे क्या पता कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। तभी अथर्व आगे बढ़ गया और उसने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस अपने हाथ में ली और नैना के पास चला गया। जैसे ही नैना उस ड्रेस को ट्राई करके एक्सचेंज रूम से आई तो अथर्व की नजरें उसी पर ठहर गई। नैना उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर अथर्व के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रेस नैना पर इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। नैना ने तिरछी नजरों से सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व की चॉइस इतनी बेस्ट हो सकती है। दीदी इसने वैसे ही ये ड्रेस उठा ली, ये बस एक कोइंसिडेंट था। मैम ये हमारा न्यू कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। मैडम ये ड्रेस पूरी 15 लाख की है। मैंने इसे पहले नहीं दिखाया था कि पता नहीं कि आप इसे अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं। नैना एक समझदार लड़की थी। उसने प्राइस सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ और दिखाइए। अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि पैसों की वजह से उसकी वाइफ उस ड्रेस को नहीं ले रही थी, पर इस समय अथर्व कुछ नहीं कर सकता था। जब नैना ने उस ड्रेस के लिए मना किया था तो उस सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। जब औकात ही नहीं है तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों हैं? हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ कपल्स और आए हुए थे, वो भी उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। अथर्व को उस सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया था, पर उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। तुम किससे औकात की बात कर रही हो? मेरी दीदी अग्रवाल ग्रुप की होने वाली सीईओ है और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का है और उन्हें सालाना 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिलता है। वो सेल्स गर्ल शनाया को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। अथर्व कॉल को रिसीव करते हुए बाहर चला गया और कुछ मिनट बाद ही वो अंदर आ गया था। इतने में ही नैना ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली थी। उसकी कीमत भी 75,000 रुपीज थी, पर जब उसने अथर्व को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नैना को कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। पर नैना कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो कि उसे अथर्व के चेंज हुए बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा। वो हमेशा अथर्व की छोटी से छोटी आदतों पर ध्यान दिया करती थी। बेशक ये बात अथर्व को नहीं पता थी। तुम्हें भी कुछ पसंद करना है तो यहाँ से ले सकती हो। दीदी मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे इस मॉल से कुछ नहीं लेना था जिसकी सेल्स गर्ल को ही तमीज नहीं है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। तभी वहां पर एक हैंडसम सा आदमी आया। शनाया तो उस आदमी को देखते ही रह गई, लेकिन सेल्स गर्ल उस आदमी को देखकर डर गई थी क्योंकि अभी तो उसने उन कस्टमर से बदतमीजी की थी। उसने आते हुए अथर्व को देखकर नजरें झुकाई, जिससे साफ पता लग रहा था कि वो अथर्व को ग्रीट कर रहा था। पर यह बात नैना ने नोटिस कर ली थी। उस आदमी ने वहां पर आकर कहा, आज मैं सभी जगहों पर जाकर कस्टमर से ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी को हमारे मॉल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये सुनकर तो वो सेल्स गर्ल और ज्यादा डर गई थी और बाकी सेल्स गर्ल की भी हालत खराब हो गई थी और शनाया को तो यही मौका चाहिए था। अगर आप इस मॉल के ओनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मॉल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। इनको कस्टमर्स के साथ बिहेव करना नहीं आता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैनेजर राजवीर था। मैं आपकी बात नहीं समझा। शनाया ने सेल्स गर्ल की हरकतों के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस सेल्स गर्ल के बचाव में एक लड़की आई। वो नैना की खूबसूरती को देखकर जल रही थी। उसने कहा, सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है, इन लोगों की औकात ही नहीं है यहाँ से कुछ लेने की, और ये सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रही थी। मिस्टर राजवीर ने उस लड़की को इग्नोर किया और नैना से कहा, सॉरी, आपको इस मॉल में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल करूंगा। शनाया चलो यहाँ से, हम काफी लेट हैं। आप चलो, मैं अभी आई। अथर्व ने राजवीर को कुछ इशारा किया और फिर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी जिसने चेहरे पर मफलर बांधे हुए था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें ही फॉलो कर रहा हो। शनाया के जाने के बाद अथर्व ने नैना का हाथ पकड़ लिया। ये रिएक्शन नैना के लिए अजीब था। उसने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व की नजर कहीं और थी। अथर्व का इस तरह से हाथ पकड़ना उसे एक प्रोटेक्टिव फील दे रहा था। अथर्व हाथ पकड़कर नैना को दूसरी तरफ ले गया। शनाया अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब बाहर आई तो उसने कहा, ये कहाँ चले गए? वहीं अथर्व नैना को उस पीछा करने वाले आदमी से बचाते हुए आगे निकल गया।
वो आदमी भी उनका पीछा ही कर रहा था, लेकिन अचानक से अथर्व कपड़ों के बीच से होते हुए उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और जल्दी से नैना को लेकर चेंजिंग रूम में बढ़ गया। अभी तो ये दोनों यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए? फिर वो दूसरी तरफ चला गया तो वहीं नैना और अथर्व छोटे से चेंजिंग रूम में एक दूसरे के बेहद करीब थे। नैना की नजरें अथर्व के चेहरे पर टिकी हुई थी। आज 3 साल में पहली बार वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। आज नैना की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी और अभी भी अथर्व की मजबूत पकड़ उसके हाथ पर थी। नैना ने अपने आप से ही कहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर अथर्व सच में इतना स्ट्रांग है? उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अथर्व की पकड़ मजबूत थी। उसमें जबरदस्ती नहीं बल्कि एक अजीब सा अपनापन और भरोसा था। कुछ पल के लिए दोनों बस वहीं खड़े रहे, खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते हुए। बाहर वही आदमी एक एक कर ट्रायल रूम के पर्दे हटा रहा था, उन्हें ढूंढता हुआ। तभी अचानक एक पर्दा झटके से खुला, दोनों की सांसें थम गई। क्या इसी पल उनका अंत होने वाला था या अथर्व का छुपा हुआ सच आज नैना के सामने आने वाला था? खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर था। आखिर कौन था मास्टर विक्रम और वो क्यों नैना और अथर्व का पीछा करवा रहा है? क्या इस पर्दे के उठते ही 2 जिंदगियों का फैसला हो जाएगा या वो अनजान शख्स अथर्व और नैना को यहीं पर कर देगा खत्म? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अथर्व का छुपा राज नैना के सामने खुल जाएगा? छोटे से ट्रायल रूम में अथर्व ने नैना को अपने पीछे सुरक्षित कर रखा था। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। नैना की धड़कन तेज थी। आज अथर्व की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और अपनापन था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ने उसे अजीब सा सुरक्षित एहसास दिया। बाहर वो आदमी एक एक कर पर्दे हटा रहा था। तभी अचानक पर्दा झटके से खुला, दोनों की सांसें थम गई। पर सामने शनाया थी। दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से नैना के पास आई और उसने कहा, दीदी, इसने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनते ही अथर्व ने नैना का हाथ छोड़ दिया। तुमने शॉपिंग कर ली? आप दोनों एकदम से गायब हो गए थे। मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही थी। शॉपिंग खत्म करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन शनाया तो ये सोच रही थी कि ये दोनों एक साथ इतने करीब कैसे आ गए, जो कि इसने दीदी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं राजवीर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था। तभी एक लेडी वहां पर आते हुए बोली, मिस्टर, आप इस सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। वो लड़की ही बेवकूफ थी। उस लड़की का नाम रुचि खन्ना था। राजवीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेल्स गर्ल से कहा, तुम्हारे मैनेजर कहाँ पे हैं? इस मैटर को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है। पहले तो इस लड़की को बाहर निकालो, इसे बीच में